एक नाम सबके जहन में आएगा, स्वर्गीय इंद्रजीत पटेल जी, जिन्होंने सर्वहारा वर्ग के विकास के लिए काम किया, गरीब, पीड़ित, शोषित समाज के लिए काम किया। उनके बेटे कमलेश्वर पटेल जी हमारे साथ हैं, मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री। बहुत बहुत स्वागत है सर। कमलेश्वर जी, कृषक परिवार, एक राजनेता घर में, ये राजनीति की शुरुआत कैसे हुई आपकी? देखिए, छात्र राजनीति में तो जब हम आफ्टर स्कूल एजुकेशन, जब हायर एजुकेशन के लिए भोपाल गए, सच बात तो ये है कि हम जिला मुख्यालय से भोपाल गए थे पीएमटी की कोचिंग करने के लिए। और वहाँ पे एमबीएम जो मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय है, वहाँ फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था। पर ऐसे लोगों के सत्संग में, या कह लीजिए कि जो पूजनीय पिताजी का जो एक आशीर्वाद मार्गदर्शन था, तो वहाँ पे जो भी क्षेत्र के लोग जाते थे, या ऐसे धीरे धीरे संपर्क बना कि गए तो डॉक्टर बनने के लिए थे, पर लाइन ही चेंज हो गई। तो हमारा वो जब हम पीएमटी की कोचिंग और जो बीएससी में एडमिशन लिया था, वो दोनों ऐसा हुआ कि पीएमटी में भी सिलेक्शन नहीं हुआ और बीएससी का एग्ज़ाम भी कुछ पेपर्स दिए, कुछ नहीं दे पाए। तो एक साल का वो जो ब्रेक लगा, और उस ब्रेक से फिर हमारा एडमिशन हमीदिया महाविद्यालय है भोपाल में, वहाँ पे हमने फिर फर्स्ट ईयर में एकदम स्ट्रीम लाइन ही चेंज कर दी, बीएससी से बीए में पहुँच गए। बीए में, और वहाँ से फिर हमारी राजनीति की शुरुआत हुई। फिर छात्र राजनीति में एक्टिव हो गए, वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट लीडर्स के टच में आ गए, वो हमारे टच में आ गए। फिर ऐसे कड़ी बनती गई, एनएसयूआई में स्टेट जनरल सेक्रेटरी बने। फिर तिवारी कांग्रेस, एक इंदिरा कांग्रेस बनी, तो उसमें भी फिर हमें एनएसयूआई इंदिरा कांग्रेस के नेशनल ऑफिस भी बने, फिर स्टेट प्रेसिडेंट बने। तो वहाँ से एक राजनीतिक जो है, फिर छात्रों के हित को लेके लड़ाई लड़ना, धरना प्रदर्शन, और फिर वो धीरे धीरे करके फिर यूथ कांग्रेस में भी स्टेट ऑफिस बेरर भी रहे, फिर नेशनल ऑफिस बेरर भी कई साल रहे, और फिर सीनियर कांग्रेस में भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी में एज ए सेक्रेटरी भी काम किया, एज ए जनरल सेक्रेटरी भी काम किया। फिर नेशनल उस पर भी आईसीसी सेक्रेटरी भी रहे। अभी भी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में उपाध्यक्ष है। तो कहीं ना कहीं जो है वो धीरे धीरे डायरेक्शन चेंज हुआ, और जिस काम के लिए हम भोपाल गए थे वो एकदम चेंज ही हो गया। पॉलिटिकल उसमें आ गया। आपके पिताजी स्वर्गीय इंद्रजीत पटेल ने हमेशा राजनीति में अलग किस्म की धारणा का सृजन किया, और सबसे बड़ी बात पॉजिटिव पॉलिटिक्स उनकी प्राथमिकता थी। निर्विवाद रहे, सामाजिक क्षेत्र में गंभीरता उनके इस व्यक्तित्व को। अब आप सशक्त राजनीति में हैं, तो किस तरह से देखते हैं? देखिए, सकारात्मक राजनीति तो हमेशा होनी चाहिए, और अगर हम समाज सेवा में हैं, सबसे पहली प्राथमिकता अगर कोई पॉलिटिक्स में है, तो कहीं ना कहीं उसका जो मेन पैमाना है, असली मापदंड है, वो समाज सेवा का है। और समाज सेवा में अगर असली मन से कोई समाज सेवा करता है, अगर वो वाकई समाज का शुभचिंतक है, तो उसकी जो सोच है, उसकी जो भावना है, वो सकारात्मक ही होगी। और सकारात्मक पॉलिटिक्स हम समझते हैं कि सभी दल के लोगों को करना चाहिए। हम तो ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर हमारे पार्टी के नेता सकारात्मक सोच वाले ही मिलेंगे, और सकारात्मक सोच से जो काम होता है उसमें हम समझते हैं कि अगर हमारी सकारात्मक भावना है, तो फिर वो जात बिरादरी सामने नहीं आती है। और पूजनीय पिताजी हमारे कभी भी अपने नाम के सामने पटेल नहीं लगाए, इंद्रजीत कुमार ही लिखते थे। हमेशा आपने देखा होगा उनके लेटर पैड में या कहीं भी, वो कभी भी जाति वाली राजनीति नहीं की। और हम समझते हैं कि अगर समाज सेवा में हम हैं, और वैसे भी हमारे देश को ये आवश्यकता भी है कि हम जात बिरादरी से ऊपर उठ के देश के, समाज के विकास के लिए काम करें। ठीक। 15 साल बाद कांग्रेस मध्य प्रदेश में वापस आई है। बहुत लंबा समय हो गया, 15 साल का टाइम आप लोगों को लगा सत्ता में पहुंचने में, और हर दौर को आपने देखा होगा इन 15 सालों में विपक्ष में रहते हुए। आपको क्या लगता है, इतना समय क्यों लग गया कांग्रेस को? देखिए, कुछ तो आपस में विसंगतियों की वजह से भी बहुत बड़ी वजह रही है कि हम लोग मिलके चुनाव नहीं लड़ पाए। पिछले जो चुनाव हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं हम बटे हुए थे, और उसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकारी मशीनरी का भी दुरुपयोग किया, वो भी एक वजह रही है।
पर आने वाले समय में अब जो भी चुनाव होंगे, क्योंकि 15 साल में लोगों ने समझ भी लिया, तो प्रदेश की जो आम जनता है, इस बार सरकार बनाने में प्रदेश की आम जनता ने बहुत बड़ा सहयोग किया है। और जिस तरह से सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन में हम सारे लोग काम कर रहे हैं, वो प्रदेश की जनता के हित के लिए कर रहे हैं। उसमें चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे माता बहन हो, हर जात बिरादरी और धर्म के लिए हम लोग बराबरी से पूरे चिंतन के साथ, तो वचन पत्र में जिन बिंदुओं का उल्लेख किया है, वे एक एक बिंदु पे हम लोग काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में आप ये देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से धीरे धीरे एक्सपोज हो रही है, पिछले जो उनका 15 साल का जो कारगुजारियाँ थी, किस तरह से भ्रष्टाचार किए, किस तरह से प्रदेश की जनता की आंख में धूल झोंकने का काम किया, यहाँ तक कि देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, झूठ फरेब जुमलेबाजी करके देश में सरकार तो बना ली, पर उसमें कहीं भी किसी भी योजना को क्रियान्वित करने में सफल नहीं हुए। मध्य प्रदेश में इस बार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले जबरदस्त माहौल, एंटी इनकम्बेंसी, मतलब विंध्य तो ऐसा लग रहा था कि विंध्य एकदम अगुआ की भूमिका में रहेगा, लेकिन परिणाम जो आए वो तो बिल्कुल आपके पक्ष में नहीं रहे, आपकी पार्टी के पक्ष में नहीं रहे। 30 में सिर्फ 6 सीटें मिली। इसके पीछे मूल कारण क्या लगता है आपको? देखिए, कहीं न कहीं हमने जैसा पहले जिक्र किया था, कहीं न कहीं विसंगतियाँ थीं, कहीं न कहीं कुछ टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भी गलतियाँ हुई, कहीं न कहीं जो हमारे गुटबाजी है, आपस में सामंजस्य नहीं बना पाए। और फिर जो जिनको भी चुनाव लड़ना होता है, 5 साल जनता के बीच में सेवा करनी होती है, चाहे हम पक्ष में रहें चाहे विपक्ष में रहें। हमारी जिम्मेदारी होती है कि उनके सुख दुख में खड़े हों, उनके जो इश्यूज़ हैं, जो उनकी परेशानियां हैं, उसको रेज़ करें, प्रशासन के सामने, सरकार के सामने हम उनकी बातों को उठाएं। तो कहीं न कहीं हम ये समझते हैं, मेरा जहाँ तक व्यक्तिगत रूप से मानना है कि इसमें जिस तरह से हमको सक्रियता दिखानी चाहिए थी, वो हम नहीं दिखाए, और जो थे भी वो हम बटे नज़र आए। तो कहीं न कहीं देखिए, जो हमारा वोटर्स है, ज़्यादातर वोटर हमारा गरीब वर्ग 100% वोटिंग करने के लिए जाता है, और उसको कहीं ना कहीं जो वर्तमान में सरकार थी, कुछ न कुछ झूठे वादे, प्रलोभन, फिर आपका वो एक एट्रोसिटी एक्ट के मामले में उसका हुआ कुछ नहीं, परिणाम कुछ नहीं निकला। पर जो पीछे से रह के कुछ संगठन, कुछ पार्टी के जो काम करते हैं न्यूसेंस क्रिएट करने का, वो उसमें कारगर हुए, उसमें वो सफल रहे, बांटने, समाज को बांटने में सफल रहे, तो उसका भी बहुत बड़ा असर रहा है। ठीक। जब प्रतिनिधित्व किसी क्षेत्र का कमज़ोर होता है तो कार्यकर्ता तो हताश होता है। इस बार आप विंध्य के अगुवा हैं, आप लोगों को, कार्यकर्ताओं को मैसेज दे रहे हैं कि नहीं, आप सक्रिय होकर काम करिए, लेकिन हताशा दिखती है कि सारी सीटें, जैसे रीवा जिले में सारी सीटें हार गए। ऐसे में लोकसभा तो बड़ी मुसीबत बन जाएगा आपकी पार्टी के लिए। देखिए, ऐसा है कि अब हमारे कार्यकर्ताओं में कोई हताशा नहीं है। हमारी सरकार बनने के बाद हमारी कार्यकर्ताओं का मनोबल काफ़ी ऊंचा हुआ है, और हमारे जो कार्यकर्ता और ज़िले के नेता हैं, विंध्य के नेता हैं, पूरे प्रदेश के जो कार्यकर्ता नेता हैं, वो प्रदेश सरकार जो भी कार्यक्रम या जो नीतियां हैं जो क्रियान्वयन कर रही है, उसको हमारे पार्टी के लोग भी जगह जगह पहुंचाने का काम कर रहे हैं और सक्रियता से काम कर रहे हैं। देखिए, सरकार बनने के बाद बहुत सारी चीज़ें जो है ना एकदम से चेंज हो जाती हैं। जो प्रशासनिक तंत्र का पिछली सरकार दुरुपयोग करती थी, वो तंत्र अब दुरुपयोग तो नहीं होगा, ये हम कह सकते हैं। और हम लोग किसी प्रशासनिक तंत्र का कभी दुरुपयोग नहीं किए हैं, पर ये जरूर है कि दुरुपयोग होने नहीं देंगे। निष्पक्ष भाव से काम हो, जो उचित है, जो जायज़ है, वो होना चाहिए। और चुनाव में धनबल का उपयोग नहीं होना चाहिए, कानून व्यवस्था का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और पिछली सरकार में ये सब हुआ है। अच्छा, सरकार बनने के बाद अक्सर आपके कैबिनेट में जो लोग हैं, आपको भी कई बार ये बोलते हुए सुना गया कि अधिकारियों को आपने इंस्ट्रक्शंस दिए कि सुधर जाइए, सत्ता परिवर्तन हो चुका है, सरकार बदल चुकी है। आखिर ऐसा कई मंत्रियों को क्यों बोलना पड़ रहा है? देखिए, ऐसा है कि अब तो नहीं बोलना पड़ रहा है, ये पुरानी बातें हैं। तो शुरू में स्वाभाविक है, लोगों की मनोदशा, 15 साल भाजपा की सरकार थी, उनकी मनोस्थिति भी वैसे ही हो गई थी, और हम तो ये कभी नहीं बोलते। और हमारा तो ये मानना है कि सरकारी अधिकारी कर्मचारी किसी पार्टी के नहीं होते। उनकी जिम्मेदारी सरकार जो भी होती है उसके मंशानुरूप, उनकी नीतियों के अनुरूप काम करना रहता है। तो ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है उनको भी निकलने में, पर मुझे अब लगता है कि इस तरह की स्थिति अब नहीं है। अब पूरे प्रदेश के अधिकारी भी ये समझ चुके हैं। थोड़ा बहुत बीच में शुरू में होता है,
और वो विसंगतियां हमें तो नहीं नज़र आ रही है। और कहीं भी ऐसा अगर होगा, मेरा तो सीधे सीधे मानना है कि अधिकारी कर्मचारी कोई किसी राजनीतिक पार्टी के, चाहे वो हमारा दल हो चाहे दूसरे दल हो, किसी दल का एजेंट बन के काम नहीं करना चाहिए। जितने भी हमारे, चाहे वो लोकतांत्रिक प्रणाली है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, जितने भी हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वो प्रदेश के, देश की जनता के लिए बनी हुई है। और उसमें सबसे सर्वोपरि प्राथमिकता अधिकारी कर्मचारी हों, चाहे हमारे जैसे मंत्री मिनिस्टर हों, विधायक हों, जनप्रतिनिधि हों, सबकी जिम्मेदारी प्रदेश की, देश की आम जनता के लिए है और उसके लिए जवाबदेह होना चाहिए। उसके काम करने में, उनके योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को उचित लाभ देने में, किसी भी योजना में अगर क्रियान्वयन करने में कोताही कोई बरतता है तो कहीं ना कहीं फिर वो अपने जिम्मेदारियों के प्रति सजग नहीं है। तो ऐसे लोग कहीं भी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई भी हो। विंध्य में कई दिग्गज चुनाव हारे। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह चुनाव हार गए, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह चुनाव हार गए, पूर्व सांसद सुंदरलाल तिवारी चुनाव हार गए। ये इतना सत्ता के खिलाफ इतना ज़्यादा जो आक्रोश था जिसकी बात आपकी पार्टी करती है, दिग्गजों का चुनाव हार जाना। देखिए, ऐसा है कि हार जीत लगी रहती है। ये कोई पैमाना नहीं है कि कोई हार गया तो उसका राजनीतिक वजूद ख़त्म हो गया, इसके हम नहीं समझते। देखिए, अगर हमारी सोच, हमारी नीयत, हमारा विजन क्लियर है तो हार जीत कोई मायने नहीं रखती। ये सब हमारे वरिष्ठ नेता हैं और अगर चुनाव हार भी गए हैं तो आने वाले समय में आप देखिएगा फिर जीतेंगे, फिर अच्छी पोजीशन में होंगे। तो ये लगा रहता है, ये कोई पैमाना नहीं है। ये तो प्रदेश जनता तय करती है और जनता तो एक बार स्वर्गीय इंदिरा जी को भी हरा दिया था और फिर उसके बाद जो है ना, जयप्रकाश नारायण जब जीते थे, ऐसे हमारे श्रीनिवास तिवारी जी भी हारे, पूजनीय हमारे पिताजी भी हारे हैं। तो ऐसा कोई, दाऊ कुंवर अर्जुन सिंह जी भी हारे हैं, एक एक से बड़े दिग्गज नेता हारे हैं, फिर जीते भी हैं। तो ये कोई पैमाना नहीं है, हार और जीत लगी रहती है। तो जीतने के बाद हारता है, हारने के बाद जीतता है, पर हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य, उससे हमें ओझल नहीं होना चाहिए। हमारे नेताओं का और हम सबका एक ही लक्ष्य है कि प्रदेश की जनता को, देश की जनता को न्याय मिले, अच्छा से अच्छा काम हो, चाहे वो किसी वर्ग का हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे माता बहन हो, चाहे छोटे छोटे उद्यमी हो, किसी वर्ग का। हम विशेषकर जनरली अभी पिछली सरकारों में ये देखने को मिला है कि हम पर्टिकुलर वर्ग विशेष या कुछ गिने चुने लोगों के लिए काम किए हैं, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है। यकीनन आपने एक बहुत बड़ी बात की कुछ समय पहले, अभी इसी इंटरव्यू के दौरान, कि ये जो जातिवाद वाला पैरामीटर है ये बिल्कुल हटना चाहिए। आप बहुत प्रचलन है, देखिए अब बियॉन्ड द स्क्रीन बहुत सारे डिस्कशन होते हैं, ये लपटें ऐसी हैं जातिवाद की कि हर नेता के करीब से गुजरती हैं। तो आपको नहीं लगता कि इन परिस्थितियों से दूर होके एक ऐसा राजनीतिक वातावरण अब निर्मित किया जाए जो इन सब चीज़ों से परे हो? बिल्कुल होना चाहिए, पर ये ज़रूर है कि जो पिछड़ा है, जो कमज़ोर है, वो चाहे किसी भी वर्ग का हो, उसको उठाने का काम होना चाहिए, उसको आगे ले जाने का काम होना चाहिए, उसकी मदद होनी चाहिए। हमारी सरकार ने, आपने देखा होगा, अगर किसान हमारे कर्जदार थे, किसान अगर परेशान थे, तो किसानों के लिए सबसे पहले निर्णय किया। और आज अभी आप देखिए 150 रुपये प्रति कुंटल, 160 रुपये प्रति कुंटल परसों कैबिनेट में डिसीजन हुआ बोनस देने का, गेहूँ पे, मक्के पे 250 रुपये प्रति कुंटल देने का हुआ, तेंदूपत्ता का लाभांश 2500 कर दिया। तो अगर कोई कमजोर है तो उसकी तो मदद होनी चाहिए, उसमें राजनीति नहीं बल्कि मदद होनी चाहिए। और इसमें हमारी नेता कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, राजनीति बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हम चुनाव नज़दीक आया तो हम चुनाव के समय 4 साल तो कुछ नहीं किया, 5 साल अभी हम कहीं स्ट्राइक के नाम पे, सर्जिकल स्ट्राइक आ जाती है तो कोई स्ट्राइक आ जाती है, ये नहीं होना चाहिए। पहले जो आपने अपने वचन पत्र या घोषणा पत्र में जिन जिन बातों का उल्लेख किया था उसका पहले जवाब दो। अब प्रदेश की जनता और खासकर हमारे जो नौजवान साथी है वो अच्छे और बुरे को पहचान चुके हैं। अब वो समझ चुके हैं अच्छे दिन कब आएंगे, 15 लाख रुपए खाते में कब आएंगे, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार कब मिलेंगे, इन सब मुद्दों पे बात करना चाहिए। राम मंदिर की बात करते हैं, जो बोला था 1 के बदले 10 सेल लाने की बात करते थे। सबसे ज़्यादा सैनिक हमारे देश के शहीद हुए पिछले 5 सालों में, उतना यूपीए की गवर्नमेंट में 10 साल में नहीं हुए थे, उसके 4 गुना तो इस सरकार में हो गए। तो इसके लिए कौन जवाब देगा? बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के नेता सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े कर रहे हैं, पुलवामा अटैक को संदेह के घेरे में ला रहे हैं और दुर्घटना की बात कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम चीजें, देखिए सबसे सेंसिटिव प्लेस था, सबसे सुरक्षित जगह में अगर इस तरह की घटना घटती है तो कहीं न कहीं जो है ना प्रश्न चिन्ह तो लगता है। और जब वो सैनिक बाई एयर जाना चाहते थे तो क्यों
उन पे रोक लगाई गई, क्यों इस तरह का किया गया? तो कहीं ना कहीं शक के दायरे में है। और फिर संख्या गिना रहे भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष 250, तो 400, ये 300 400 300 तो अलग अलग देश के जो हमारे जो चीफ है, सैनिकों के हेड है, चाहे वो लोग इससे जो है ना डिनाई कर रहे हैं। तो विसंगतियां तो हैं, क्या ये आरएसएस और भाजपा वाले तय करेंगे? तो कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति या संशय की स्थिति कौन पैदा कर रहा है? तो सवाल तो उठेंगे ही। ठीक है। आज बीजेपी मध्य प्रदेश में आरोप लगाती है कि विकास के पहिए थम गए हैं, कांग्रेस की सरकार ट्रांसफर उद्योग चला रही है। नेता प्रतिपक्ष ने भी अभी कुछ समय पहले आरोप लगाया, तमाम पूर्व मंत्री जो रहे बीजेपी के नेता बोल रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान ने बोला, ये ट्रांसफर उद्योग आए दिन जो लिस्ट आ रही है उसको लेकर ये लगातार आपका काउंटर कर रहे हैं, आपकी सरकार का काउंटर कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, अगर व्यवस्था बदली है और प्रदेश की जनता चाहती, उन्होंने तो ये भी कहा कि बल्लभ भवन में डेली 10,000 5,000 पास बन रहे हैं। अरे बल्लभ भवन प्रदेश की आम जनता के लिए खुल गया। प्रदेश की आम जनता अगर बल्लभ भवन आके मिल रही है, मंत्रियों से मिल रही है, अधिकारियों से मिल रही है, क्या 1-2 लोग सरकार चलाएंगे? हमारी पार्टी, हमारी नेता, खासकर राहुल गांधी जी ने बड़ा स्पष्ट निर्देश किया है सारे मंत्रियों को, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ सब अधिकारी, स्पष्ट निर्देश है कि ये सरकार प्रदेश की आम जनता की सरकार है। प्रदेश की आम जनता कहीं भी जाके किसी से भी मिल सकती है और जो उचित है, जो जायज़ है, वो काम होना चाहिए। दरवाज़ा किसी का बंद नहीं होना चाहिए। तो अगर दरवाज़ा आम जनता के लिए खोल दिया है तो उद्योग स्थापित हो गया है। वो करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश में किए हैं और ज़्यादातर इन लोगों ने जो योजनाएं संचालित की है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स का काम ज़्यादा किया है, पर यह प्रावधान नहीं किया कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर में बैठने वाले डॉक्टर्स कहाँ हैं, इंजीनियर्स कहाँ हैं, ये सरकार चलेगी कैसे, कैसे लोगों को सहूलियत मिलेगी। आज आप देखिए हर डिपार्टमेंट्स में नज़र दौड़ाइए, कहीं भी अधिकारी कर्मचारी नहीं है। चाहे एग्रीकल्चर्स की बात कर लीजिए, चाहे पशु वसुधालय की बात कर लीजिए, चाहे हॉस्पिटल्स की बात कर लीजिए, स्कूलों में शिक्षक नहीं है। तो हर जगह तो इनने पूरी व्यवस्था 15 साल में चौपट कर दी है। और सिर्फ हमारा आरोप है कि पिछली सरकार ने बजट का राशि का प्रावधान वहीं किया है जहां ये भ्रष्टाचार कर सकते थे, और भ्रष्टाचारी सरकार थी पिछली। ये पूरी तरह से धीरे धीरे इनके सबके पोल खुल रहे हैं। तो अब ये इस तरह की बातें करेंगे। अब वो विपक्ष में है, उनको तो आरोप लगाएंगे ही, वो तो लगाने का उनका अधिकार है। ठीक बात। सियासी गलियारों में एक दबी जुबान से चर्चा रहती है। देखिए एकदम बैक ऑफ द स्क्रीन जिस तरह के डिस्कशन, पब्लिक परसेप्शन है कि कुछ मतभेद या मनभेद हैं अजय सिंह और आपको लेकर, ये चर्चाएं होती हैं। आज आप उस पर क्लियर करके इसको स्पष्ट कर दीजिए। देखिए वो हमारे नेता हैं, बड़े भाई जैसे है, पूजनीय पिताजी और दाऊ कुंवर अर्जुन सिंह जी का जो रिश्ता था ये पूरा देश जानता है और हमारे लिए बहुत सम्माननीय है। हमारे मन में उनके लिए और पूरी कांग्रेस पार्टी के और दूसरे दल के लोगों के लिए भी किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। वैचारिक जहाँ कोई मतभेद होगा तो हम बैठ के बात कर लेते हैं, कमरे के अंदर बात करते हैं, पर इस तरह का कोई नहीं है। ये तो कुछ लोग जो इस तरह की बातें करके और संशय क्रिएट करना चाहते हैं, पार्टी का नुकसान करना चाहते हैं, वे उन लोगों के द्वारा क्रिएट किया जाता है। हमारे उनके बीच में हमारे लिए बहुत आदरणीय, हमारे मन में किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। विंध्य में आप अगुवा हैं, विंध्य को बड़ी उम्मीद है। आप पंचायत एवं ग्रामीण विकास महत्वपूर्ण जिम्मेदारी प्रदेश में, किस तरह की कार्य योजना होगी और किस विजन के साथ पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल आगे बढ़ेंगे डेवलपमेंट मॉडल को लेकर? देखिए ऐसा है कि हमारा तो बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है विभाग में भी कि हमारी ग्राम पंचायतों का सुनियोजित विकास होना चाहिए। हम कोई भी चीज़ कहीं से भी कुछ भी कर रहे हैं और ग्राम पंचायतें तय करें कि हमारे ग्राम में क्या होना है, किस चीज़ की मूलभूत आवश्यकता है। तो आप देखते जाइए, आने वाले समय में आपको बदलाव नज़र आएगा कि हमारी ग्राम पंचायतें, ग्राम सभाएं भी होंगी, ग्राम के लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी होगा, और जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जिसका त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था थी, पिछली सरकार ने 15 साल में एक एक करके सारे अधिकार छीन लिए थे, हम वो भी रिलीज करने जा रहे हैं और अधिकार संपन्न भी बनाने जा रहे हैं। और कोई भी बंधन नहीं, कोई भी तनाव नहीं, हमारे चाहे अधिकारी कर्मचारी हो विभाग के और चुने हुए जनप्रतिनिधि समन्वय बना के अच्छा से अच्छा काम करें। और उसके लिए अगर कोई अच्छे से अच्छा काम करने में, सुनियोजित विकास करने में कोई बाधा आएगी तो ऐसे लोगों को भी हम लोग बख्शेंगे नहीं। बड़ा स्पष्ट निर्देश है। एक आखिरी सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। चुनाव के दौरान आपके पिताजी का निधन हुआ, एक बहुत बड़ा जनमानस जो भावनात्मक रूप से उनसे जुड़ा हुआ था, आपने इस जीत को, इस उपलब्धि को समर्पित किया उन्हें।
मन में एक टीस रह गई होगी कि शायद बाबूजी होते, या फिर इस तरह की एक पीड़ा तो होगी। स्वाभाविक है, वो हमारे लिए तो बहुत ही पूजनीय और हमारे मार्गदर्शक थे, और ऐसे समय में चले जाना तो आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए कितना संकट का समय था। फिर भी उनका आशीर्वाद, उनका संबल, उनका मार्गदर्शन और हमारे पूजनीय पिताजी के जो भी कह लीजिए सेवा भाव था, और हमारे क्षेत्र के सभी आदरणीय मतदाताओं ने जो हमको सम्मान और आशीर्वाद दिया। पूजनीय पिताजी का तो आशीर्वाद था ही, पर हमारे क्षेत्र के मतदाताओं ने भी जो पूरे सम्मान के साथ और जो उनका एक लगाव था वो हमें भी आशीर्वाद दिया। ये हमारा स्नेह और सम्मान एक दूसरे के प्रति बना रहे। और पूजनीय पिताजी तो हमारे आदर्श हैं ही, जीवन भर रहेंगे। और हम समझते हैं कि अगर हम जो उन्हें रास्ता दिखाया है, उनके दिखाए रास्ते पे अगर हमने थोड़ा बहुत भी चल लिया तो हमारे लिए हम समझते हैं कि बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बहुत बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में एक नेता बिना किसी विवाद के सकारात्मक सोच के साथ सबको साथ लेकर आगे बढ़ा। आज वो भले दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके विचारों को, उनकी कार्यप्रणाली को मंत्री कमलेश्वर पटेल लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, और आप स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद।